हेलो, हाँ दोस्तों, फिर मैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ये थर्ड लेक्चर हमारा है फिजिक्स क्लास 12th का। तो सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था किसी वस्तु को कैसे आविष्कृत किया जाता है ना। किसी वस्तु को कैसे आविष्कृत किया जाता है, इसकी मैंने 2 विधियाँ पढ़ी थी। फिर पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं, इससे हम रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल किए थे। फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने टॉपिक पे, कूलाम का नियम। सभी लोग हेडिंग मेरे साथ लगाएंगे, कूलाम का नियम। कूलाम कौन थे? कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे ही एक नियम दिया था। उस नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए सभी लोग, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम है क्या? आइए हैं विद डायग्राम के साथ समझते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है ये। हमारे पास कोई आवेश Q1 है और ये आवेश कोई Q2 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? ये हमने स्मॉल r ली है। बात समझ में आ रही? हमारे पास 2 आवेश हैं, पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। पहले आते हैं इसकी थ्योरी पे। थ्योरी क्या है, फिर इसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं। थ्योरी क्या है? थ्योरी कूलाम साहब ने बताया था, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के बीच, हम आपको थ्योरी पहले बताएंगे फिर लिखेंगे, आप भी कॉपी करिएगा। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल की अनुकरणपाती। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुकरणपाती, मतलब कहने का है, अगर हमारे पास कोई 2 आवेश हैं और इन पर बल लग रहा है, वो Q1 और इनटू Q2 के बराबर लग रहा है। बात समझ में आ रही? किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुकरणपाती होता है, ठीक है। तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम साहब की थ्योरी है। क्लियर? आइए इसको हम लिखते हैं। आप भी अपनी कॉपी पे लिखिएगा, लिखते ज़रूर रहिएगा साथ में, क्योंकि फिजिक्स अगर आप लिखेंगे ना तो आपको बहुत समझ में आएगी, बहुत हल्की लगेगी। फिजिक्स पढ़ के देखिएगा। लिखिए, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है? ये कूलाम साहब का नियम है। ये थ्योरी है कूलाम साहब के नियम की। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये थ्योरी है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण मिली है। एक समीकरण हमें मिली है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और दूसरी क्या मिली है? F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक। दोनों से हम यहाँ से मिलेगा क्या? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r²। ये हमें क्या मिला है? ये एक फार्मूला मिला है। क्या मिला है? ये फार्मूला मिला है। बात समझ में आ रही? अच्छा देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब निशान हम हटाते हैं तो हमें मिलता क्या है? कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो F = हम यहाँ पे ला रहे हैं K। क्या ला रहे हैं? K, Q1 Q2 अपान में r²। बात समझ में आ रही? ये K है क्या? ये K है नियतांक। क्या है? ये K एक नियतांक है। बात समझ में आ रही? ये K क्या है? एक नियतांक है। क्लियर हुई? अब देखो, K से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जानते हैं हम। K
किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहले ऐसे लिखिएगा आप लोग, के निर्भर करता है, के निर्भर करता है किन किन बातों पर, आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे। तो हम 3 बातें इसके लिए बता रहा हूँ कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। के निर्भर करता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर, बात समझ में आ रही, कि किस पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर, क्लियर हुई। फिर दोनों आवेशों के माध्यम पर, किस पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के माध्यम पर। फिर किस पर निर्भर करता है, आवेश, ये आवेश तथा इसकी दूरी पर, किस पर निर्भर करता है, आवेश तथा दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आवेश तथा दोनों आवेशों तथा दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है। 3 बातों पर निर्भर करता है, लिखते हैं। पहली बात क्या थी, आवेशों, क्या लिखा है, आवेशों के बीच की दूरी पर, बात समझ में नहीं, आवेशों के बीच की दूरी पर, क्लियर हुई बात क्या। फिर है आवेशों के माध्यम पर, क्या है दूसरा पॉइंट, क्या है, आवेशों के माध्यम पर, ठीक है, बात समझ में रही। फिर आवेश तथा दूरी के मात्रक पर, थर्ड पॉइंट क्या है, आवेश तथा दूरी के मात्रक पर, ये के का मान निर्भर करता है, बात समझ में रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कभार पूछ लेता है, जो नियतांक के होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है आवेशों के माध्यम पर, मतलब जो आवेश रखे हैं ये किस माध्यम में रखे हैं, हवा में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं, कांच में रखे हैं या जल में रखे हैं, इन पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है आवेश तथा दूरी के मात्रक पर, ये आवेश तथा दूरी का मात्रक क्या है, इस बात पर भी निर्भर करता है। क्लियर हुई, यहाँ तक बात समझ में आ रही, ठीक है। अभी भी देखो हमें फार्मूला मिला है। अब के की कुछ वैल्यू होती है, इसको भी देख लेते हैं। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹। ये के की वैल्यू होती है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, बात समझ में आ रही। आइए रखते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r², बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं। ये क्या है, कूलाम साहब का नियम है, ये कूलाम साहब का सूत्र है जो हमने डेरिवेट करने के बाद हमें मिला है, बात समझ में आ रही। इस फार्मूले को, इस डेरिवेशन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा, नोट करिएगा, हाँ जल्दी से नोट करिए थोड़ा सा, हाँ नोट हो गया, बात समझ में आ रही, क्लियर हुई कि नहीं, बात क्लियर हुई, ठीक है भाई। नोट ज़रूर करते रहिएगा, फ्री नहीं बैठेगा, फ्री बैठेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्या पढ़ा मैंने क्या नहीं पढ़ा, सब भूल जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक भाई बहुत ही सरल लगेगी तब जब आप नोट करेंगे अच्छे से और समझेंगे। अगर समझेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फ्री बैठ के आप सुनिए ना, फिजिक्स सुनने वाली नहीं है, फिजिक्स क्या है, लिखने वाली और रिपीट करने वाली, हाँ बात समझ में आ रही। देखिए हमें फार्मूला मिला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r²। ये फार्मूला अभी हमने क्या किया, प्रूफ किया है, ठीक है। यहाँ से कुछ छोटी बातें जानते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये है, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसे क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसको और भी कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, बात समझ में आ रही। अब आते हैं एप्सिलॉन नॉट पर ही हम चर्चा करेंगे, ठीक। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, हेडिंग लगाइएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 अपान में r²। हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को F के प्लेस पे चेंज करते हैं, F को एप्सिलॉन नॉट के, तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये बचेगा 1/4 पाई इंटू में Q1 Q2 अपान में F इंटू में r²। क्यों, ये भाई 1/4 पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है,
क्या 1/4 ये क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बच रहा है Q1 Q2 अपान में F इंटू में R²। ठीक है, इसका मात्रक निकालते हैं। देखिए आवेश क्या है, ये क्या है, क्यों क्या है, आवेश, तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, ये नीचे क्या है, बल, सॉरी ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, ये क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक मिला है मुझे, वो मिला है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस मात्रक को आप लोग नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में खूब पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में खूब पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, क्या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। अब आते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा, हेडिंग लिखिएगा, एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की विमा, अभी फार्मूला हमें मिला है F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है, फिर से वही लिखते हैं, तो एप्सिलॉन = 1/4 इंटू में Q1 Q2 अपान में R² और ये हो जाएगा क्या, F। ठीक है भाई, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी कोई बीमा होती नहीं है। बात समझ में आ रही, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी कोई क्या बीमा नहीं होती है, बीमा कांस्टेंट वैल्यू की नहीं होती है। तो बच क्या रहा, एप्सिलॉन नॉट = ये Q1 Q2 अपान में F इंटू में R²। ठीक है, आवेश Q1 क्या है, आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है, AT। क्या होती है, AT, AT इसके लिए और AT दूसरे आवेश के लिए। बल की बीमा क्या होती है, MLT-2। ठीक है, और दूरी की बीमा क्या होती है, L²। क्या होती है, L²। तो इसको क्या लिखेंगे, A² T², ऊपर भाई 2 बार लिखा है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, क्या हो जाएगा, A² T²। क्या लिखा है, A² T²। अरे यार गलत लिख देते हो, A² T²। ठीक है, सबको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा M की पावर -1 L की पावर -1 T², L की पावर -2। ठीक है भाई, सबको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। अब इसको हल करते हैं, तो जाएगा M की पावर -1, 1L 2L मतलब 3L, L की पावर -3 है ना, 2T T की पावर 4, ये A², ये A² ओनली प्लस में, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। क्या है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक है, बात समझ में आ रही, नोट करते रहिए मेरे साथ। ठीक है भाई, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अगर इसका मूल मात्रक पूछ ले आपसे, अगर इसका मूल मात्रक पूछ लेता है, तो मूल मात्रक क्या लिखेंगे भाई, मूल मात्रक ये m है द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा, kg। क्या हो जाएगा, kg, kg की पावर -1। ये लंबाई है, लंबाई को कहाँ से नापते हैं, मीटर से, तो क्या लिखेंगे, मीटर की पावर -3 है ना। ये t क्या है, t है सेकंड, समय, तो ये हो जाएगा सेकंड की पावर 4। ए क्या है, ए है, ए क्या है, ए है एम्पियर। ए क्या है, आवेश Q = IT होता है, Q = IT होता है। तो ये हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं A²। क्या हो जाएगा, A², सॉरी इसको बोलते हैं एरिया, क्या बोलते हैं, AT। ये इसका क्या हो जाएगा, मूल मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसका मूल मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्या हो जाएगा, इसका मूल मात्रक हो जाएगा। नोट करते रहिए। अब आते हैं इसके आवेश, अब आते हैं इसके एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान, मान भी पूछता है कभी कभार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मुझे मिला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या मिला था, इंटू में 9 × 10⁹ ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हम लिखते हैं 1/4 इंटू में 9 × 10⁹ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में 9 × 10⁹ ठीक है भाई। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या करेंगे, 2 0,
तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁹ लिख लेते हैं। ये बच रहा 3 इंटू में 3 1 4 इंटू में 9, ठीक है भाई, क्या बच रहा 9। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁹। इसकी जब गुणा करेंगे तो मिलेगा 11,304। क्या मिलेगा 11,304, ठीक है। इसको जब भाग देंगे तो 0.0088446 ऐसा आपको मिलेगा जब आप भाग देंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.0088446 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। अब देखिए भाई ज़रा, ये पॉइंट उठाकर अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो मिलेगा 8.85 लिख लेते हैं, क्योंकि 4 5 आगे बढ़ रहा है ना, तो एक अंक बढ़ाकर लिख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 अंक अगर हम इधर बढ़ रहे हैं, अगर 3 अंक दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो उतने ही नंबर घटा देते हैं जितने अंक बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिल क्या रहा है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मान, वैल्यू होती है। इसे लिखते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। नोट करिएगा इतनी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने आपको सभी का प्रूफ बताया है। क्या बताया, सभी का प्रूफ बताया है, नोट करिएगा फटाफट। हाँ भाई, नोट हो गया, नोट करते रहिए आप लोग। फिजिक्स क्या है, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे भाई। फिजिक्स क्या है, अभ्यास, अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्या करिए, प्रैक्टिस करिएगा। हम आपको सब पढ़ाएंगे, आप निसंकोच होकर पढ़िएगा, सब कुछ पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। फिजिक्स में एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे, एक एक थ्योरी कराएंगे, एक एक हर एक चीज़ बताएंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। आप लोग नोटबुक अपनी खोल के रखिएगा, उस पर ज़रूर कॉपी करिएगा। बात समझ में आ रही। अब देखो कुछ नोट पॉइंट यहाँ से लिखते हैं। नोट पॉइंट फर्स्ट हमारा क्या है, लिखना है, जब आवेश निर्वात में हो, निर्वात में हो, कहाँ हो, आवेश कहाँ होना चाहिए, निर्वात में। तो F का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r², ठीक है। जब आवेश कहाँ होना चाहिए, निर्वात में होना चाहिए, क्योंकि K का मान निर्भर करता है 3 बातों पर। कौन कौन सी बातों पर, आवेशों के बीच की दूरी पर, है ना, आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है, आवेश तथा दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है। भाई 3 बातें आपको लिखाई थी, है ना भाई, 3 बातें लिखाई थी। दूसरा, आवेश के माध्यम पर निर्भर करता है। तो इसलिए आवेश कहाँ होना चाहिए, निर्वात में होना चाहिए। तब F का मान क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r², ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखना, जब आवेश किसी माध्यम में हो, कहाँ होना चाहिए, माध्यम में हो। जब आवेश किसी माध्यम में हो तब F का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, ये Q1 Q2 अपान r²। बात समझ में नहीं। आवेश किसी माध्यम में हो, चाहे वो जल में हो, चाहे वो कांच में हो, चाहे जिसमें हो, तब उसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान में r²। ये K है क्या, ये K क्या है, K क्या है, इसका नाम है परावैद्युतांक। क्या नाम है, परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। बात समझ में आ रही, क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। अच्छा, परावैद्युतांक होता क्या है, इसकी भी परिभाषा लिख लो लगे हाथ। परावैद्युतांक, आइए परावैद्युतांक समझते हैं, आप लोग भी लिखते रहिए। परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक का मतलब होता है आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान कम कर देता है। परावैद्युतांक का काम क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान क्या करता है, कम करता है। तो लिखते हैं, क्या लिखिएगा, आवेशों के बीच
वैद्युत बल का मान कम करता है। ठीक है, परावैद्युतांक क्या होता है? आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान क्या करता है? कम करता है। ये कोई राशि नहीं है, ये क्या है? कोई राशि नहीं है। ये क्या है? कोई राशि नहीं है, ये कोई राशि नहीं है। ठीक है, अगर कोई राशि नहीं है तो इसकी कोई बीमा भी नहीं होगी। क्या? इसकी कोई बीमा भी नहीं होगी, ये बीमाहीन राशि होगी। क्या होगी? बीमाहीन राशि होगी। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, के का मान किस किस पर निर्भर करता है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 3-4 बातें इस पर लिखिएगा आप लोग। के का मान जो परावैद्युतांक होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही? के का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। पहली बात, के का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही भाई? अगर जल भरा है माध्यम में तो उसके लिए इसका मान अलग होगा। ठीक है, अगर आवेश है तो इसका मान अलग होगा। ठीक है, और अगर निर्वात है तो उसके लिए के का मान अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो इसका मान हवा व निर्वात में कितना आता है। हवा व निर्वात में जो के का मान होता है वो होता है 1। बात समझ में आ रही? अगर माध्यम में हवा भरी है या माध्यम निर्वात है, निर्वात की अवस्था में है, तो के का मान कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आ रही? सभी धातुओं के लिए क्या? सभी धातुओं के लिए जो के का मान होता है वो अनंत होता है। ठीक है, सभी धातुओं के लिए के का मान कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, अन्य माध्यमों के लिए जो के का मान होता है वो 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? सभी धातुओं अन्य माध्यमों के लिए के का मान क्या होता है? अलग 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। बात समझ में आ रही? सभी अन्य माध्यमों के लिए के का मान क्या होता है? 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए आप लोग? ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि के का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, या के मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है तो क्या होता है। अगर आपसे पूछ ले कि हवा के लिए के का मान कितना होता है ना? अगर आपसे पूछ ले धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, या पूछे अन्य माध्यम जैसे लकड़ी हो गया है ना, ऐसे पूछ ले तो इनके लिए रबड़ हो गया, इनके लिए के का मान क्या होता है? तो 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, नोट करते रहिए भाई, नोट जरूर करिएगा, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो सब आप ये भूल जाएंगे, है ना? तो इसके लिए ज़रूरी है नोट करना। नोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब भाई हमें तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैंने उंगली रखा और मिट गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब वैद्युत बल की दिशा क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी नोट पॉइंट है। हेडिंग लिखिएगा, वैद्युत बल की दिशा। वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा क्या होती है? अच्छा ज़रा समझिएगा। पहली इसकी दिशा है जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों। पहली क्या कंडीशन है? जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति के हों। भाई दोनों आवेश क्या हो? समान प्रकृति के होंगे, तो इसकी दिशा क्या होगी? बात समझ में आ रही? जैसे हमारे पास ये Q1 है, ये एक दूसरा Q2 है, और डायरेक्शन क्या होगी? जब दोनों आवेश क्या होंगे? समान प्रकृति के होंगे, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है भैया, वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। बात समझ में आ रही? जब दोनों आवेश क्या होंगे? समान प्रकृति के होंगे, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? एक दूसरे से क्या करेंगे? एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागने का प्रयास करेंगे। जैसे ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये आवेश प्लस क्यू है, ठीक है, ये भी आवेश प्लस क्यू है, समान प्रकृति के हैं दोनों आवेश, तो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
दूसरी पॉइंट है जब दोनों आवेश क्या हों, विपरीत प्रकृति के हों, विपरीत प्रकृति के हों। ठीक है, जैसे हमारे पास ये माइनस क्यों आवेश है, ये प्लस क्यों आवेश है, तो ये दूसरों को क्या करेंगे, आओ भाई, क्या कहेंगे, आओ भाई एक दूसरे से मिलकर प्यार करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलकर प्यार करते हैं, क्योंकि विपरीत प्रकार के हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। बात समझ में आ रही, क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है भाई, नोट हो गया, नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत महीन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जीरो लेवल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं जल्दी मिटा दे रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक के नोट कीजिएगा, छोड़ना कुछ नहीं, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। बात समझ में आ रही, छोड़ेंगे तो सब छूटेगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा पढ़ने। ठीक, अगली हेडिंग लिखिए, आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना। ठीक, अगली हेडिंग लिखिए, आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना। ठीक, ये हेडिंग लिखिएगा। 1 सेकंड रुकिए, मात्र 1 सेकंड। हाँ भाई, थोड़ा पानी वानी पीना चाहिए, क्योंकि गला सूख जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसलिए पानी वानी ज़रूर पीते रहिए आप मेरे साथ, और फिजिक्स पढ़ते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा गला हमारा काम नहीं कर रहा है। क्या है, आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना। अभी देखो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ठीक है, ये हमने फार्मूला अभी भी पढ़ा था। इसी फार्मूले की सहायता से हम पढ़ेंगे आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना कैसे की जाती है। ठीक है, हाँ, पहला इसका क्या है पॉइंट, जब क्या होना चाहिए, आवेश कहाँ होना चाहिए, जब आवेश निर्वात में होना चाहिए। जब दोनों आवेश कहाँ हो, निर्वात में हो, जब दोनों आवेश निर्वात में हो। ठीक है, तो जो F का मान होता है, अभी भी आपने बताया था 1/4πε0 Q1 Q2 R²। कहाँ हो, जब आवेश कहाँ हो, निर्वात में, तो जो बल का मान था F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अच्छा, निर्वात में हो, जब दोनों आवेश निर्वात हो, तो इसको थोड़ा सा हम चिन्हित कर लेते हैं। F एयर लिख ले, निर्वात में हो या हवा में हो, कुछ भी हो, क्योंकि निर्वात में हो के का मान सेम ही रहता है, 1 ही रहता है, तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। कहाँ हो, बल कहाँ, हमारा आवेश कहाँ हो, निर्वात में हो या हवा में हो, तो F एयर हम इसको लिख रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखें, जब आवेश माध्यम में हो। कहाँ हो, माध्यम में हो, जब आवेश क्या हो, माध्यम में, तो F इसको मिड लिख लेते हैं। मिड मतलब मीडियन, मतलब माध्यम, क्या हो, माध्यम में हो, तब इसका जो मान होता है 1/4πε0 K Q1 Q2 R²। बात समझ में आ रही, ये समीकरण क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, ये समीकरण क्या हो गई, सेकंड हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर। ठीक है, तो मिलेगा क्या हमें, F एयर अपॉन F मिड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R²। नीचे क्या हो जाएगा 1/4πε0 जगह K Q1 Q2 R²। ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा देखिए, यहाँ से हमें मिल क्या क्या रहा है, 1/4πε0 कैंसिल, Q1 Q2 R से R कैंसिल, तो बच क्या रहा है, यहाँ से बच रहा F एयर अपॉन F मिड = K। बात समझ में आ रही है। अभी हमने बताया था सभी धातुओं के लिए K का मान 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। सभी धातुओं के लिए K का मान 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। फिर बताया था आवेश
कहाँ हो, या तो निर्वात में होना चाहिए या तो कहाँ होना चाहिए, हवा में होना चाहिए। उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमें एक सीख मिल रही, क्या मिल रही, अगर हम इसको ये लिखें एफ मिड, क्या लिखें, एफ मिड, क्या लिखें, एफ मिड इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन में के, एफ एयर अपॉन में के। इसका मतलब ये है जो के का मान होता है वो 1 से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। किसके लिए, माध्यम के लिए। बात समझ में आ रही भाई, माध्यम के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया था, अन्य माध्यमों के लिए के का मान 1 से क्या होता है, सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हमारा क्या रिलेशन मिला है, ये मिला है आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना। क्या रिलेशन मिला है, आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना। तो इसका मतलब क्या मिला है कि एफ एयर है ना, ग्रेटर देन एफ मिड। बात समझ में आ रही। तो जो के का मान होता है सभी माध्यमों के लिए 1 से बड़ा होता है और एयर के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो बड़ा कौन होगा, यहाँ पे एयर वाला होगा। बात समझ में आ रही। क्यों, क्योंकि माध्यम के लिए के का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है और आवेश और निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आ रही भाई, बात समझ में आई है। अगर बात समझ में आई है तो इतना आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, नोट करिएगा। बहुत ही गजब की कंटेंट है, बहुत गजब कंटेंट है। बस आप नोट करते रहिए मेरे साथ। क्या करिएगा भाई, नोट करिएगा। हाँ, अगर हम मिटा देते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, ठीक है। हाँ, अगली हेडिंग हम लोग लिखते हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। बात समझ में आ रही। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं, ठीक। वैद्युत बल क्या है, वैद्युत बल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, वैद्युत बल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे इसके लिए अभी हम कूलाम का नियम बताया था। ये हमारे पास कोई Q1 है, ये दूसरा Q2 है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। अगर वैद्युत बल के लिए हम देखते हैं, वैद्युत बल के लिए देखते हैं तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 अपान में R²। ये समीकरण क्या होगी, फर्स्ट। ये समीकरण क्या होगी, फर्स्ट। अब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास m1 हो गया, ये क्या हो गया, m2 हो गया। दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी क्या होगी, r होगी। सेम कॉन्सेप्ट वही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए तो Fg लिखेंगे, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, Gm1 m2 अपान में R²। ये समीकरण क्या हो गई, सेकंड हो गई। बात समझ में आ रही। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो लिखेंगे Fe अपान में Fg इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। नीचे क्या हो जाएगा, Gm1 m2 अपान में R²। देखो R² से R² कैंसिल हो गया, R² से R² कैंसिल हो गया, बच क्या रहा। अच्छा, ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पे K लिख लेते हैं, है ना। क्या लिख लें, K। तो यहाँ से हो जाएगा K Q1 Q2 अपान में Gm1 m2, ठीक है। ये हमें क्या है, ये मुझे मिला है, ये हमें क्या हुआ, मिला है। बात समझ में आ रही। ये क्या है, रिलेशन है किस किस के बीच, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच। क्या है, तो Fe
अपॉन में एफ जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा के, ये Q1 Q2 अपॉन में जी क्या है GM1 और M2। ये रिलेशन है भाई, ये क्या है रिलेशन है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच। हाँ, के का मान 9 × 10⁹ होता है और जी का मान कितना होता है भाई 6.67 × 10⁻11। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। क्या हैं दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। कुछ और बेसिक चीज़ें हम समझते हैं इसके बारे में, इसी से रिलेटेड कुछ और बेसिक चीज़ें समझते हैं। बेसिक चीज़ें क्या है, देखिए यहाँ पर के का मान कितना है 9 × 10⁻9, जी का मान कितना है 6.65 × 10⁻11। बात समझिए नहीं। अच्छा, अगर पूछ ले दो प्रोटॉनों के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कितना होता है, अगर पूछे एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कितना होता है, अगर आपसे पूछे दो प्रोटॉनों के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कितना होता है, ठीक है, तो हेडिंग लिखना आप लोग दो इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, Fe। बात समझ में आ रही। फिर क्या लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए। ठीक है, थर्ड बात क्या लिखेंगे दो प्रोटॉनों के लिए, दो प्रोटॉनों के लिए। ठीक है, अब देखिए Fe कितना होता है, Fe बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर दो प्रोटॉन के लिए वैद्युत बल का मान पूछा है तो ये होता है 10⁻43। क्या होता है 10⁻43 Fg। अगर आपसे पूछ लेता है कि दो प्रोटॉनों के लिए वैद्युत बल का मान जो होता है वो 10⁻43 Fg के बराबर होता है। बात समझ में आ रही। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। अच्छा, पहला पॉइंट लिखते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल जो होता है वो आवेशों के बीच लगता है। किस पे लगता है, आवेशों पर लगता है। वैद्युत बल कहाँ लगता है, आवेशों पर लगता है या आवेशों के बीच लगता है। आप लोग लिखते रहेंगे आवेशों के बीच। और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, द्रव्यमानों के बीच। कहाँ लगता है, द्रव्यमानों के बीच। ठीक है भाई, गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है, द्रव्यमानों के बीच। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में है इसमें क्या होता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। क्या होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, सिर्फ आकर्षण होता है। ये अंतर है, ये क्या है, डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, जो वैद्युत बल होते हैं ये अत्यंत प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, अत्यंत प्रबल बल होते हैं। ठीक है, वैद्युत बल क्या होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं। ये होते हैं अत्यंत दुर्बल। क्या, अत्यंत दुर्बल बल। ठीक है भाई, जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं ये अत्यंत क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। इसके लिए के का मान 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, और इसके लिए जी का मान 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही। जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ये क्या होता है, वैद्युत बल, आप भी लिखते रहिए वैद्युत बल का मान माध्यम, क्या, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। जो माध्यम पर निर्भर करता है उसे वैद्युत बल कहते हैं, और जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, ये क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, अंतर हो गए। किसमें, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही। ठीक है भाई,
इतना नोट करिएगा आप लोग, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिएगा। और मेरे साथ अगली हेडिंग डालिए, 2 बलों का परिणामी। अगली हेडिंग लिखिएगा, 2 बलों का परिणामी। 2 बलों का परिणामी कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 बलों का परिणामी, जैसे हमारे पास ये F1 है और ये क्या है, F2 है। अगर आपसे पूछ रहे हैं 2 बलों का परिणामी कैसे निकालते हैं, और दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है। हमारे पास एक बल F1 है और दूसरा बल क्या है, F2 है। दोनों की दिशा क्या है, समान है। क्या लिखेंगे, समान दिशा में है। पहला पॉइंट लिखेंगे, समान दिशा में है। कहाँ है, समान दिशा में है। तो इनका परिणामी बल क्या होता है, F इक्वल टू, अगर दोनों बल किस दिशा में, समान दिशा में है, तो दोनों बलों का परिणामी क्या होता है, F1 प्लस F2 के बराबर होता है। ठीक है, अगर दोनों बल कहाँ हैं, समान दिशा में है, तो दोनों बलों का जो परिणामी होता है वो क्या होता है, F1 प्लस F2 के बराबर होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, क्या दोनों बल समान दिशा में नहीं हूँ या विपरीत दिशा में हूँ, क्या हूँ, विपरीत दिशा में हूँ। अगर विपरीत दिशा में हूँ, जैसे इसका मैं डायग्राम बनाऊँ, ये हमारे पास बल F1 है और दूसरा बल क्या है, F2 है। अगर इनका परिणामी बल पूछते हैं तो कितना होगा, क्या, अगर इनका हम परिणामी बल पूछते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा F इक्वल टू F1 डिफरेंस F2। बात समझ में आ रही, तो इनका परिणामी बल क्या होगा, F1 डिफरेंस F2। ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट और लिख लेना, थर्ड पॉइंट लिख लेना, क्या, जब 2 बलों के बीच थीटा कोण हो, क्या हो, जब जैसे हमारे पास कोई बल ये F1 है और दूसरा बल क्या है, ये F2 है, और इनके बीच कोण क्या है, थीटा है, तब इनका जो परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो क्या होगा, वो ये होता है F इज इक्वल टू अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। तब क्या होगा, परिणामी बल अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। क्लियर हुई, बोलो बात समझ में आ रही। भाई इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन। अगर फार्मूला प्रूफ किया है तो उससे क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। आधे क्वेश्चन तो हम ऐसे ही करा देंगे, और जो शेष बचे क्वेश्चन वो जब हम क्या प्रश्नावली हल करेंगे तब क्वेश्चन कर लेंगे। सारे क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। आइए इससे न्यूमेरिकल एक करते हैं, बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है। 2 कूलाम व 4 कूलाम के 2 आवेश, लिखिएगा 2 कूलाम व 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश, 2 कूलाम के बाद 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, क्या है, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। मध्य बिंदु पर क्या लिखे, मध्य बिंदु पर इनके 1 कूलाम आवेश पर 1 कूलाम आवेश पर वैद्युत बल कितना होगा, वैद्युत बल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 2 कूलाम और 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। मध्य बिंदु पर इनके 1 कूलाम आवेश पर वैद्युत बल का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई 2 कूलाम का आवेश है और दूसरा क्या है, 4 कूलाम का कोई आवेश है। ठीक है, ये दोनों क्या है, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ये दोनों आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरा आवेश क्यों इनके मध्य बिंदु पर रख दें और उसका जो वैल्यू है वो 1 कूलाम है, तो वैद्युत बल का मान कितना होगा। अच्छा, जब ये 2 मीटर की दूरी पर है तो ये दूरी कितनी हो गई भाई, 1 मीटर। बात समझ में आ रही। और ये दूरी कितनी हो गई भाई, 1 मीटर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर है। कोई तीसरा आवेश क्यों इनके मध्य बिंदु पर मैंने रख दिया।
जो कि 1 कूलाम का है, तो इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो गई, इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो गई, टोटल कितनी हो गई 2 मीटर हो गई। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके लिए अगर वैद्युत बल का मान देखें तो F1 होगा, इसके लिए वैद्युत बल का मान देखें तो F2 होगा। तो पहले हम निकालते हैं F1 के लिए। क्या निकालते हैं? F1 के लिए फार्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो F1 इक्वल टू K, Q1 का मान कितना है 2 कूलाम, Q2 का मान कितना है 1 कूलाम, दूरी क्या है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। तो F1 कितना मिल रहा है 2K। ये समीकरण फर्स्ट समझ में आ रही। अगर F2 के लिए देखते हैं तो फिर फार्मूला वही K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो F2 क्या निकलेगा, हो जाएगा K Q1 का मान 1 कूलाम, Q2 का मान 4 कूलाम, दूरी क्या हो गई भाई 1 मीटर, दूरी क्या हो गई 1 मीटर। तो F2 क्या मिला हमें 4K। ये समीकरण क्या हो गई सेकंड। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। बात समझ में आ रही? इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो इनका परिणामी बल क्या निकालेंगे हम, इनका परिणामी बल। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो इनका परिणामी बल हम क्या निकालेंगे, तो इनका परिणामी बल क्या निकालेंगे, परिणामी बल। मतलब F इक्वल टू F1 डिफरेंस F2, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना, इतना याद रखना। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं F2 माइनस F1। तो F2 क्या है 4K है, माइनस 2K है, ये F है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2K, या F इज इक्वल टू 2 इंटू K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹। तो F इज इक्वल टू क्या मिला 18 इंटू 10⁹ न्यूटन। बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्या हो जाएगा न्यूटन। ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही गजब का न्यूमेरिकल है। बात समझ में आ रही? ये न्यूमेरिकल को नोट करिए आप लोग। फिर हम अगले दिन पढ़ाएंगे आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त शानदार टॉपिक लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।